fact, I say that many successful entrepreneurs already know the answer, but still they ask questions. ठीक है? तो हम लोग 4-5 चीज़ों की बात करेंगे। पहला, I will talk to you about share capital. ठीक है ना? दूसरा, I will talk to you about what is a director. I will talk to you about what is a shareholder. Then I will talk to you what is a memorandum of understanding, and then I'll talk to you about what is a articles of association. ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा विथ रेफरेंस टू ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप उसका संज्ञान ले। ये बहुत ही एक ब्रॉड गाइडलाइन है, पर मुझे लगता है आप सीएस या सीए के पास जाने के पहले भी यदि आपको इसके बारे में पता होगा ना, तो थोड़ा आपका आप अच्छे क्वेश्चंस पूछ पाएंगे और आपके पैसे भी बचेंगे। Hi friends, welcome to today's class of Practical MBA in Entrepreneurship और मेरा नाम है विक्रम लिमसे। मुझे याद है किसी एक अन्य वीडियो में मैंने आपको एक मोटा सा जनरल सा आइडिया दे दिया था कि आप जब अपना व्यवसाय चालू करते हैं, when you become are ready to become an entrepreneur and when your idea has been formalized, then it is best to register your business as a legal entity. आप अपना उसका एक अधिकृत पंजीकरण अपनी कंपनी का करवा लें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, जिससे कि आपको एक रजिस्ट्रार से एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। तो फिर आपका एक लीगल अस्तित्व आपके कंपनी का बन जाता है। इसके क्या फ़ायदे होते हैं, आपको क्यों करना चाहिए और किन तरीके से आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्टर करवाने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बना सकते हैं, पार्टनरशिप बना सकते हैं, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना सकते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस थे और मैंने एक जनरल इन सब के ऊपर टचअप किया था। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि एक बेस्ट लीगल एंटिटी जो एक व्यवसाय जिसका आप विस्तार करना चाहते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, द बेस्ट लीगल एंटिटी टू स्टार्ट विथ इज समथिंग कॉल्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है ना? तो आज इस वीडियो में मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करने वाला हूं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में और आप इसका संज्ञान लें। हालांकि ये टॉपिक भी बहुत बड़ा है और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके व्यवसाय में कोई ना कोई, जब आप शुरुआत करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, यू शुड हैव अ company secretary as your friend or as a chartered accountant who will kind of advise you on specific details about this business. ठीक है ना? पर वो तो खैर आप जाएंगे ही, लेकिन जाने के पहले भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। वो मैं आपको आज इस वीडियो में और इस क्लास में दे दूंगा। ठीक है ना? और आपको वैसे भी व्यवसाय में एंटरप्रेन्योर शुड नो एवरीथिंग ऑन हिज ओन बिफोर इवन आस्क्स अ क्वेश्चन। इन फैक्ट आई से दैट मेनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी नो द आंसर बट स्टिल दे आस्क क्वेश्चंस। ठीक है? सबसे पहला टर्म है, आपको पता होना चाहिए, शेयर कैपिटल, जो मुद्दल होती है। और उसको शेयर कैपिटल इसलिए बोलते हैं कि यदि आप पैसा डाल रहे हैं और 2-3 लोग और पैसा डाल रहे हैं, वो कैपिटल जो आपको बिजनेस चालू करना है तो आपको उसमें कैपिटल तो इन्वेस्ट करना है। तो इस कैपिटल को यदि 5-6 लोग शेयर करके थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो उसको कहते हैं शेयर कैपिटल। और कितना शेयर कैपिटल होना चाहिए ये आपको सरकार को बताना पड़ता है जब आप रजिस्टर करते हैं बिजनेस में। इट कांट बी लाइक ऑल राइट, आई विल डिसाइड हाउ मच मनी आई हैव ऑन दैट डे एंड आई विल स्टार्ट, सो जस्ट गिव मी अ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं होता है, आपको पहले बताना पड़ता है। और कितना कैपिटल से आप अपना व्यवसाय चालू करने वाले हैं, सरकार आपको ऑथराइज करती है कि भाई हाँ, इतने रुपए से 100 रुपया, लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, उससे आप अपना धंधा, उतना आप कैपिटल इसमें ला सकते हैं। उसको कहते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको समझ लेना चाहिए। अच्छा, फिर आप कहेंगे कि भाई ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल तो इतना होता है जब मैं धंधा तो क्या होता है, जैसे ही आपका इनकॉर्पोरेशन आ गया, पंजीकरण हो गया, फिर सरकार बोलेगी चलिए आप अब पैसा डालिए। मान लीजिए आपने लाख रुपया बोला था, तो आप बोलेंगे नहीं सर, आज तो मेरे पास 85,000 रुपया, 25 मैं डाल रहा हूँ, 25 कोई और डाल रहा है। तो ठीक है, सरकार कहेगी चलो ठीक है, पर आपका जो पंजीकरण हुआ है, आपका जो कंप्लायंस हुआ है, वो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के हिसाब से होगा। जो आप आज पैसा डाल रहे हैं उसको कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है ना? तो एक होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल और एक होता है पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है? ऑथराइज्ड मतलब आपका पूरा, मान लीजिए एक पूरा घड़ा, और पेड अप कैपिटल मतलब उसमें जो भी जितना भी पानी भरा हुआ उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। ठीक है? अच्छा, 2-3 चीजें आपको इसमें प्रैक्टिकल समझ लेने की जरूरत है।
एक तो कि सरकार आजकल कोई ऐसा लिमिट नहीं बताती है कि आपको यू हैव टू इन्वेस्ट सो मच कैपिटल ओनली और यू हैव टू हैव सो मच ऑथराइज्ड कैपिटल. अर्लियर इट वाज, बट नाउ द नॉर्म्स आर रिलैक्स्ड एंड even with a minimum 10,000 or 15,000 you can register your company. So you can say that my authorized capital is only $10,000. They'll give you a certificate, right? And then your capital can be you'll get an authorization for that amount, right? So you can start with minimal capital. अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है, वाई पीपल नॉर्मली कीप इट लो. 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया इसलिए करते हैं कि मोमेंट यू रीच अ लिमिट ऑफ 10 lakh rupees एंड देन देर आर वेरियस अदर स्लैब्स ऊपर. इफ यू डिमांड दैट माई ऑथराइज कैपिटल विल बी 10 lakh rupees, then suddenly the compliances go up, the registration fees go up, the declarations go up, your scrutinies go up. So generally, as a new entrepreneur, as a new businessman, you start with a modest capital of 100,000 rupees, 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh ऐसा चालू करते हैं. That is why it is 10 के ऊपर और बढ़ जाता है, फिर 25-30 के ऊपर तो और भी बढ़ जाता है. तो जब आप चालू करें, आप एक मॉडेस्ट सामान्य 1 लाख 2 लाख का ऑथराइज्ड कैपिटल लेकर के चालू कर सकते हैं. तो ये हो गया शेयर कैपिटल. बात समझ में आ गई क्या होता है? एक तो आपका इन्वेस्टमेंट और 4-5 लोग उसको शेयर कर रहे हैं तो उसको शेयर्ड कैपिटल, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड. ठीक है, एक तो ये बात होगी क्योंकि पैसा तो डालना ही है ना बिजनेस में. दूसरा आपको वर्ड समझ लेना जरूरत है, जिसकी जरूरत है, उसको कहते हैं शेयर होल्डर या अंशधारी. आपके कंपनी में कितने शेयर होल्डर हैं, कितने अंशधारी हैं? सरकार ये कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये कहती है कि किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जब आप रजिस्टर करवाते हैं तो उस कंपनी के कम से कम 2 अंशधारी या 2 शेयर होल्डर्स तो होने ही चाहिए. ये नॉर्म है. ठीक है, अब मैक्सिमम का भी नॉर्म है, कुछ मेरे ख्याल से 200 के ऊपर नहीं होने चाहिए, लेकिन 2 मिनिमम होने चाहिए. ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट. 2 अंशधारी होने चाहिए. तो इसको आप कैसे डिक्लेयर, आप किसी भी अपने निकटतम परिचित, मान लीजिए आपके जो 2 दोस्त हैं, आप साथ में ही काम कर रहे हैं और डिसाइड किया है कि वी विल स्टार्ट द बिजनेस टुगेदर, देन यू डिसाइड अमंगस्ट योरसेल्व्स कि मेरा इतना शेयर और हम लोग दोनों इसमें 2 शेयर होल्डर्स हैं. और मान लीजिए आप खुद ही कर रहे हैं, यदि आप खुद ही सारा पैसा डाल रहे हैं तो फिर अच्छा होगा कि कोई निकटतम आपके परिचित वाला कोई परिचित हो, या अपने फैमिली से ही हो, माता पिता हो, सिस्टर हो, पत्नी हो आपकी, पति हो आपका, उन्हीं को फिर आप शेयर होल्डर ले. ये थोड़ा शेयर होल्डर होना थोड़ा ट्रस्टवर्दी काम होता है, तो उसको फिर आपको शेयर होल्डिंग दे देनी चाहिए. तो मान लीजिए फिर अच्छा, जो वो पैसा डालेगा, भले ही आपका, मान लीजिए आपने अपने पिताजी को या फिर अपनी पत्नी को या फिर अपने पति को बनाया कि दूसरा शेयर होल्डर आप रहिए, तो जो पैसा मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का पूरा ऑथराइज्ड कैपिटल है, तो आप उसको डिवाइड कर लेंगे कि भाई मुझे 10,000 के अंश शेयर्स बनाऊंगा और हर एक की वैल्यू होगी 10 रुपया, तो उस हिसाब से फिर मैं 1 लाख रुपए का मेरा शेयर कैपिटल हो जाएगा. तो 10,000 रुपए में से 10,000 अंशों में से आपके कुछ मान लीजिए 9,000 अंश आपके हैं और 1,000 अंश आपकी पत्नी के हैं या फिर आपके पति के हैं या फिर आपके माता पिता के हैं, उनके हो जाएंगे. तो फिर वो एक 10% के अंशधारी हो जाएंगे उस कंपनी में. तो ये होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न. मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होने चाहिए. समझ गए ना आप? अच्छा, ये क्या शेयर पैटर्न, मान लीजिए, अच्छा ये एक अलग बात होती है कि इसको आप स्टार्टिंग में 10% या 5% ही रखिए, क्योंकि यदि आपने 25%, हर शेयर का एक वोटिंग राइट होता है. मान लीजिए आपने 25% के ऊपर किसी को दे दिया तो उसके 25 वोटिंग राइट हो जाएंगे, आपके 75 हो जाएंगे. मान लीजिए आपने किसी को 50% शेयर होल्डर बना दिया, अंशधारी बना दिया, तो उसके 50% वोटिंग राइट्स हो जाएंगे, आपके 50% हो जाएंगे. अच्छा, ये इसलिए इसका संज्ञान लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आगे जाके वोटिंग होगी, किसी डिसीजन के पीछे वोटिंग होगी, तो हर शेयर का एक, जैसे डेमोक्रेसी में होता है वैसा होता है, लेकिन इसमें भी नॉर्म्स होते हैं. 25% के नीचे वाले का केवल वोट होता है और कुछ उसमें वो कर नहीं सकता है. एनुअल जनरल मीटिंग में यदि आप, तो मोटा मोटा आप इस वक्त इतना समझ लीजिए कि जो आपका दूसरा अंशधारी है, यदि वो इनफॉर्मल अंशधारी है, इनफॉर्मल शेयर होल्डर है, तो आप उसको 25 से कम ही रखिए. अनलेस इट इज अ फॉर्मल शेयर होल्डर, फिर आपका डिस्कशन होना चाहिए कि इतना 50 ऐसा. ठीक है, 25 से नीचे रखेंगे तो बेहतर होगा. ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल एडवाइस. तो ये हो गया शेयर होल्डर. ये दूसरी चीज आपको समझना जरूरी है और इसके बारे में
विस्तृत और विस्तार से अपने अकाउंटेंट के साथ बात कर लीजिएगा, ठीक है, कि कितना होना चाहिए। तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए ये होता है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर मतलब निर्देशक, जो रोजमर्रा के काम का निर्देशन करेगा उसको आप निर्देशक कहते हैं, वो डायरेक्टर होता है, ठीक है। अब आप ही मेन आदमी हैं, आप मेन शेयर होल्डर हैं, आप ही डायरेक्टर हैं, सब काम आप कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए। परंतु मैनेजिंग डायरेक्टर छोड़ के भी अलग अलग टाइप के डायरेक्टर होते हैं। एडिशनल डायरेक्टर होता है, अल्टरनेट डायरेक्टर होता है, और फिर बड़ी कंपनियों में अपॉइंटी डायरेक्टर होता है, ये होता है, वो कई सारे निर्देशक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोग जो होते हैं, निर्देशक जो होता है सरकार, और ये रजिस्टर करवाना पड़ता है आपको। सरकार कहती है जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पंजीकरण करवाएंगे, जैसे आपके 2 अंशधारी या शेयर होल्डर थे, वैसे आपके 2 डायरेक्टर्स भी होने चाहिए, बिकॉज द डायरेक्टर्स आर देन ऑथराइज्ड टू डील ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। एंड देन देयर आर मेनी नॉर्म्स दैट अ कंपनी नॉर्मल डायरेक्टर शुड हैव स्टेड इन द कंट्री फॉर 180 डेज। ऐसे कुछ नॉर्म्स हैं, मुझे इस वक्त याद नहीं, पर वो होता है कि 180 दिन इसको, अच्छा इसलिए अल्टरनेट डायरेक्टर, मान लीजिए आप कंपनी फॉर्म हो गई और आप छुट्टी पे जा रहे हैं 200 दिन या 300 दिन या 1 साल के लिए बाहर, तो फिर कंपनी बोलेगी आपको कि भाई आप, सरकार कहेगी कि आप एक अल्टरनेट डायरेक्टर बैठाइए वहाँ पे, ठीक है। तो मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं। शेयर होल्डर का डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। एक शेयर होल्डर भी हो सकता है और डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन शेयर होल्डर अलग भी हो सकता है और निर्देशक अलग भी हो सकता है। तो 2 आपको डायरेक्टर होने चाहिए। कभी कभी लोग डायरेक्टर लाते हैं रेपुटेशन पे कि भाई इस कंपनी में आप तो काम कर रहे हैं लेकिन ये भी एसोसिएटेड है, सो उनका रेपुटेशन आ जाता है, तो इसीलिए भी डायरेक्टर लाते हैं, ठीक है ना। तो ये तीसरी चीज है डायरेक्टर। अच्छा, वो डायरेक्टर अलग होना, उसका एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो लेना पड़ता है, मतलब वो सरकार की KYC वगैरह होती है, वो कर लेंगे आप, ठीक है। तो डायरेक्टर, ये तीसरी चीज। चौथी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, ये टर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा होता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें यू हैव टू राइट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर कंपनी एंड द क्लॉजेस ऑफ योर कंपनी। आपके कंपनी का काम क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ योर कंपनी, उसका दायरा क्या है, किस बिजनेस में वो काम कर रही है, किस कैटेगरी में काम कर रही है, ये बड़ा आवश्यक होता है वहां पर लिखना। कौन प्रमोटर डायरेक्टर है, कौन वहां पे, अच्छा इसमें शेयर होल्डर लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन डायरेक्टर को बताना पड़ता है कि ये लोग इस कंपनी का निर्देशन करेंगे, ये काम करेंगे, इस दायरे में ये कंपनी काम करेगी, ये सब ब्यौरा आपको लिखना पड़ता है, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हाल क्या होता है, सामान्य तौर पे आप अपने ऑडिटर को बोल देते हैं चल भैया आपने तो बनाए होंगे बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेरे को भी बना दो, मैं पीछे साइन कर दूंगा, चले जाएगा। नहीं, इसके जो पहले 2, 3 या 4 पैराग्राफ होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स एंड क्लॉज ऑफ द कंपनी होती है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, थोड़ा इसके बारे में सोचें, थोड़ा दूरदृष्टि से सोचें। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग देंगे रजिस्टर पंजीकरण के वक्त, आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा वो एक प्रकार के बिजनेस के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने स्पोर्ट्स गुड्स के लिए रजिस्ट्रेशन मांगा है तो फिर आप उसमें कल जाके हेल्थ केयर और मेडिसिन भी बेच रहे हैं, कल जाके रॉकेट भी बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जिस चीज के लिए आपने मांगा है उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो किस चीज के लिए आप मांग रहे हैं वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिखा होता है। So it's very important. You should have a little visionary outlook when you are making the memorandum of take it seriously. ठीक है ना, क्योंकि आगे जा करके ये महंगा भी पड़ सकता है। क्योंकि मान लीजिए आपकी कंपनी अच्छी कर रही है और आप भूल गए कि अरे ये भी मैं कर सकता था लेकिन वहां पे लिखा नहीं है, तो 2 चीज हो सकती है, या तो फिर आपको काफी पैसे दे करके फिर उसको अमेंड करवाना पड़ेगा, या फिर उसी नाम से कोई दूसरी कंपनी ऑलरेडी वो बिजनेस कर रही है तो गया फिर आपका चांस। तो थोड़ा सोच लेना जरूरी होता है। आगे भी आप अमेंड कर सकते हैं, गलतियां होती हैं और ये नॉर्म है, बट इट्स बेस्ट टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ फार साइटेड विजनरी आउटलुक टुवर्ड्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। थोड़ा दूरदृष्टि से आप देख लीजिए। 5वां जो डॉक्यूमेंट होता है उसको कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे ब्यौरा होता है कि सब्सक्रिप्शन मतलब शेयर होल्डर्स कितने हैं, अंशधारी कितने हैं इस कंपनी में, डायरेक्टर्स कितने, ये थोड़ा टेक्निकल मामला होता है। तो ये भी आपको लिख करके थोड़ा दूरदृष्टि से यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी अमेंडमेंट्स करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब
पहले यदि आप ढंग से देख लें तो फिर आपको लाइफ टाइम के लिए चल जाता है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ों का आपको संज्ञान होना चाहिए। नंबर 1, व्हाट इज द फंड? शेयर कैपिटल, या कीप इट अंडर 10 लाख रुपीज, एंड आई टोल्ड यू रेफर बैक इन द सेम वीडियो। दूसरी चीज़ शेयर होल्डर या अंशधारी, उनके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तीसरा, डायरेक्टर्स जो निर्देशन करेंगे आपकी कंपनी का, यू शुड नो अबाउट दैट एज वेल। चौथा, व्हाट इज अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड 5वां आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर ये सब ले करके आप अपने सीएस या सीए से डिस्कस करें, और फिर ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन और ब्यौरा ले करके अपना नाम डिसाइड करके, ये मैंने पहले ही बताया था, आपका नाम भी, बच्चे का नाम तो होना चाहिए, तो वो नाम ले करके फिर आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में अपना एप्लीकेशन दर्ज करवाएं। वहाँ पे सबसे पहले नेम सर्च होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था। और फिर आजकल तो ऐसा हो गया है कि बड़ा आसान सा हो गया है, जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो आपको पंजीकरण का एक वो सर्टिफिकेट मिलता है, उसके साथ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कंपनी की, जो बेसिक सर्टिफिकेट्स होते हैं वो मिल ही जाते हैं आपको। एक पूरा पैकेज ही सरकार दे देती है आपको, जीएसटी, पैन, टैन, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट, जो प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, ये जितने सारे आपके रिक्वायरमेंट है, ये आपको एक साथ एक पैकेज में दे देती है। और जब लेती है तो आपके डायरेक्टर्स का और आपके शेयर होल्डर्स का केवाईसी वगैरह, जो नो योर कस्टमर जो होता है केवाईसी, वो सब आपका, तो आपको वो सब फॉर्म्स देने पड़ेंगे, और ये सब मिला के आपको एक पैकेज में पूरा मिल जाता है। तो आपका पंजीकरण हो जाता है, आपका रजिस्ट्रार से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, उसमें कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है आपको, जो CIN जो नाम होता है आपके कंपनी का, और फिर आपको ये सारे के सारे एक बेसिक सर्टिफिकेट्स आपको एक पैकेज में मिल जाते हैं। इसका खर्चा होता है, अब वो खर्चा मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, पर एक 30 से 40 हज़ार रुपया लीगल फी आपकी लगती है। 10 लाख के कम है, यदि आप 10 लाख के ऊपर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए सामान्य तौर पर जो नया बिजनेसमैन एंड न्यू एंटरप्रेन्योर विल रजिस्टर इट अंडर 10 लाख रुपीज। सो आपका 30, 40, 50 हज़ार रुपये इसमें खर्चा आता है। एंड देन इफ यू हायर्ड अ कंपनी सेक्रेटरी और एन ऑडिटर, देन ही विल चार्ज whatever fee he'll charge, right? So this is the formal way in which you register your private limited companies, and these are the 4 or 5 terminologies that you should be aware of. ठीक है, आशा है आपको ये क्लास पसंद आया, प्रैक्टिकल MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप का। माय नेम इज विक्रम लिमसे। अगली बार फिर मिलेंगे एक दूसरे टेक्निकल सब्जेक्ट, कैसे आप अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं। टिल देन, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।